अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर अमन की सफारतकारी शदीद दबाव का शिकार दिखाई दे रही है, जहाँ एक बार फिर ताकत का इस्तेमाल मुज़ाकरात की कोशिशों पर हावी हो चुका है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तय पाने वाली इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अब खतरात के बादल मंडला रहे हैं। ताहम इस संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान एक बार फिर फाल हो चुका है और कशीदगी को कम करने के लिए दोबारा सफारती राब्तों में मसरूफ है। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के अंदर 140 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक फौजी अहदाफ पर बमबारी की तस्दीक की है। सेंटकॉम की जानिब से इस ऑपरेशन में जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और बहरी जंगी जहाज़ों के साथ साथ तारीख में पहली बार यकतरफा हमला करने वाले जदीद समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसका मकसद ईरान की बहरी सलाहियतों को मफलूज करना है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि यह कार्रवाई बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी और बहरी तजारती गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर थी। दूसरी जानिब ईरान ने भी इसका जवाब देने के लिए अपने ऑपरेशन आंख के बदले आंख के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। ईरानी पासदार इनकलाब ने कुवैत में कायम अमरीकी फौजी अड्डों और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमलों का दावा किया है, जिसमें पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और अहम रेडार तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर भी ईंधन के ज़खायर और ड्रोन कमांड सेंटर्स पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है। तेहरान ने वाज़ेह ऐलान किया है कि जब तक खित्ते से अमरीकी मदाखलत का खात्मा नहीं हो जाता, आलमी तजारत की कलीदी शहरक आबना हुर्मुज़ को बंद रखा जाएगा। इस संगीन होती सूरत हाल में कई अहम सवाल जन्म लेते हैं। क्या इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त महज एक वक्ती सफारती हिकमत अमली थी, जिसके पस पर्दा जंगी तैयारियां जारी थीं? क्या पाकिस्तान की जानिब से दोबारा शुरू किए जाने वाले सफारती राब्ते इस बढ़ते हुए बहरान को टालने में मददगार साबित हो सकेंगे? और सबसे अहम बात, क्या सेंटकॉम और IRGC के दरमियान ये बराह रास्त जंगी टकराव अब एक बड़े आलमी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसे रोकना मौजूदा बैनुल-अक़वामी निज़ाम के बस से बाहर हो गया है? इसी इशू पर मजीद बात करेंगे। दो सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनस मलिक और हमें अमरीका से ज्वाइन कर रही हैं आयशा तंजीम साहबा। बहुत शुक्रिया दोनों का। सबसे पहले आयशा साहबा, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो भी लेटेस्ट एस्केलेशन हुई है, अब आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले तक, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक स्विट्जरलैंड के अंदर बर्गनस्टॉक के अंदर जो भी मुज़ाकरात हो रहे थे, थिंग्स वर नॉट दैट गुड, लेकिन कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मामला इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा सिवियर पोजीशंस ले लेंगी। आपको भी ये लगता है? जी बिल्कुल, और उसकी वजह यह है कि जब वो 60 डेज की एक टाइमलाइन थी कि इसके दौरान नेगोशिएशन होगी, तो एक तो दोनों साइड्स ने उस जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसको अपने अपने तरीके से समझा। ईरान ने समझा कि अब हमें खुली छुट्टी मिल गई है कि हम आबनाए हुर्मुज़ के जो रूल्स हैं वो अपने हिसाब से बना लें, जिससे हमने टोल लेना है। उन्होंने 60 डेज की 60 दिन की छूट तो दी थी, लेकिन उसके आगे वो रास्ते हम बना लें और वो तरीक़ाकार बना लें जिससे आगे हम लोगों से टोल ले सकें। जबकि अमेरिका की इंटरप्रिटेशन ये थी कि अब आबनाए हुर्मुज़ में तमाम जो तेल की और जो शिप्स जो वहाँ पे फंसी हुई हैं वो खुले से आ जा सकेंगी, कोई उन्हें रोकेगा नहीं, बल्कि ईरान उनकी मदद से आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद देगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी और उसमें दोनों साइड्स की कैलकुलेशन बिल्कुल फर्क है। ईरान के लिए इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो जिंदगी और मौत की बात बन चुका है, जबकि अमेरिका को ये पता है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने अपना कंट्रोल मुकम्मल कर दिया और जिसको डिफैक्टो कहते हैं कि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, ज़मीनी हकायक बदल के एक नए नए कवानीन लागू कर दिए, तो फिर उन्हें बदलना मुश्किल होगा। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि ईरान ये कर पाए, और इसकी वजह से ये जो हमने देखा कि एकदम से जैसे ही कुछ शिप्स वहां से निकलने लगी ओमानी पानियों से, जो कि ईरान को लगा कि हमसे इजाजत लिए बगैर निकल रही हैं, तो उन्होंने उस पर हमला किया। अमेरिका चूंकि ईरान को ये लेवरेज नहीं देना चाहता था, तो जवाबी हमला किया गया और वहां से इस एस्केलेशन का आगाज हुआ। ठीक। लेकिन मेरा अभी भी ये ख्याल नहीं है कि दोनों साइड्स फुल स्केल वॉर की तरफ दोबारा जाना चाहते हैं। And Aisha साहबा, why do you think that? इसलिए क्योंकि देखें, ईरान की इकॉनमी, एक तरफ ईरान को देखते हैं, इकॉनमी फ्री फॉल में है, अंदर से खबरें तो नहीं आ रही, लेकिन जो लीक हो रहा है हमें पता चल रहा है 70% इन्फ्लेशन, और फिर ये जो
ब्लॉकेड अमेरिका ने किया है अपनाए हुर्मस का। पहले ये था कि ईरान को पैसे मिल रहे थे, चाहे वो चाइना से मिले चाहे वो रशिया से मिले, वो बहुत कम हो गए हैं, तो उनकी इकोनॉमी फ्री फॉल में है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो एक शॉर्ट टर्म उसने कैलकुलेट किया है कि 80-85 डॉलर पर बैरल तक वो शॉक अब्जॉर्ब कर सकता है। तीन चार और चीजें हैं इन द वर्क्स, अगर आप आगे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, जिसकी वजह से उसको लगता है कि शॉर्ट टर्म में तेल की कीमत ऊपर नहीं जाएगी, अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो दोबारा अपने मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं चाहता, और उसका ये ख्याल है कि शॉर्ट टर्म में वो इतना डैमेज कर लेंगे कि ईरान नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाएगा दोबारा। ठीक। अनस, ये आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा मेरे पहले सवाल के हवाले से कि क्या जो सिचुएशन हमने स्विट्ज़रलैंड में देखी थी वहाँ पे तो नहीं लगता था कि मामला इतनी जल्दी ख़राब होंगे, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल कमेटीज़ की मीटिंग्स की बात हो रही थी कि जनाब वो सिलसिला शुरू हो रहा है, दूसरा राउंड शुरू होगा, उसके बाद कतर की भी बात हुई कि जनाब वहाँ पर भी जो है एक राउंड कम अज़ कम वहाँ पर भी चलेगा, लेकिन ये तो चीज़ें ख़राब से ख़राब तो होती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, दो तीन चीज़ें हैं, जैसे आयशा साहिबा ने नरेट किया समरी ऑफ इवेंट्स। मेरे ख्याल से जो ईरानी साइड ने अपने एंड पर, मैं गुज़श्ता रोज़ तक ईरान में मौजूद था और जो मेरी हुकाम से वहाँ बात हुई, उनका यही कहना है कि आर्टिकल 5 ऑफ द MOU जो था इस्लामाबाद की मुफाहमती यादाश्त, वो बड़ा वाज़ेह है कि अब हुर्मुज़ के ज़रिए जो भी शिपिंग गुजरेगी वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में से गुजरेगी। ठीक। तो उसके बाद जब ईरान ने जो कतरी LNG जहाज के ऊपर हमला किया, वो इसलिए कि ईरान नहीं चाहता कि कोई न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश हो और उसका कंट्रोल खत्म हो। और बिल्कुल सही कहा आयशा साहिबा ने कि उनके लिए एक जिंदगी मौत का सवाल बन गया, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि बार बार एस्केलेशन और डी एस्केलेशन जो है वो अब हुर्मुज़ के मामले पर है। यहाँ तक कि अभी जब 2 रोज कबल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची ओमान गए और ओमान की जानिब से एक प्रपोजल दिया गया जिसमें कतर की जानिब से इन्वॉल्वमेंट की कोशिश की गई, तो ईरान ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि कतर का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ माशी हद तक है, और इसमें कोई जॉइंट प्रपोजल या ट्राईपैट्रिएट कोई एग्रीमेंट या कंट्रोल जो है वो उसका नहीं होना चाहिए। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी मीडिएशन एफर्ट्स बैकएंड के ऊपर जारी हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का रोल दोबारा एक सेंटर उसके ऊपर आ गया, क्योंकि एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कंट्री है और दोनों साइड्स का पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ट्रस्ट है। तो अब पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा सेंटर्ड होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड हमें नज़र आता है ईरान का भी, क्योंकि हार्डलाइनर्स का रूल काफ़ी ज़्यादा, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने अपने एक जो धौंस है वो जमा लिया है, और यही वजह है कि ईरानी अवाम में भी उसको ट्रांसमिट होता हुआ हमें नजर आता है। ईरानी अवाम में भी ये गुस्सा नजर आता है कि शायद उनको लगता है कि वो अमेरिका के खिलाफ ये जंग जीत सकते थे। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वन शुड नॉट बी अ विक्टिम ऑफ देयर ओन प्रोपेगेंडा। लेकिन अनस ये जो आयशा जिस चीज़ की तरफ निशानदही कर रही हैं, द लोकल प्रेशर्स, इन्फ्लेशन, मईशत, अब आपके ख्याल में ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगी और अवाम तक नहीं पहुंचेगी? अवाम जब इसकी हीट महसूस करेगी तो अल्टीमेटली पब्लिक ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां को 2 साल हो चुके हैं ईरान में आए हुए, और प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां सिर्फ 3 वादों और नारों के ऊपर जो है वो उन्होंने सदर मुंतखब हुए थे। पहले कि वो सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करेंगे, दूसरे कि सैंक्शंस के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद जो माशी हालात हैं वो ठीक करके करेंगे या उसकी कोशिश करेंगे, और तीसरा ये कि जॉब सिक्योरिटी, और क्योंकि यंगस्टर्स का इन्फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा था, वो जॉब सिक्योरिटी के हालात को बेहतर करेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ईरान में पिछले मैं 10 दिन ईरान में मौजूद था। ईरान में डॉलर के मुकाबले में ईरानी तोमान और ईरानी रियाल की जो कंसिडरेबल पोजीशन थी वो मुस्तहकम हो रही थी। तो ऑप्टिक्स के हवाले से ईरान हैज़ बीन पंपिंग आउट ऑयल, और वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल टैंकर्स के जरिए भी, तमाम तर रास्तों के जरिए वो चीज़ अपनी पंप आउट कर रहे हैं। तो प्राइमा फेसी जो है वो इमीडिएट इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आएगा ईरानी इकोनॉमी के ऊपर। हाँ, अगर 50 दिन 60 दिन से ज्यादा ये सस्टेन करता है, और जो असेसमेंट भी यही बताती हैं कि कम से कम ईरान जो है वो 50 दिन तक किसी भी ब्लॉकेड को सस्टेन कर सकता है, और उसके बाद उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। तो अब देखना, इट्स अ वॉर ऑफ नर्व्स, और देखते हैं कि हु होल्ड्स द स्ट्रॉन्ग नर्व्स। अगर अमेरिका 50 दिन तक क्या अपनी ब्लॉकेड दोबारा लेके आता है तो क्या उसको सस्टेन कर सकेगा, या ईरान उससे पहले ही कोई एग्रीमेंट के जरिए, कोई बातचीत के जरिए मामला आगे चलाने की कोशिश करेगा। आयशा, जहाँ पे हमने प्रेशर्स की बात की, और जाहिर बात है उसकी वजह से लीडर्स के जो डिसीजंस होते हैं वो शेप अप करते हैं, उसमें तब्दीली ज़रूर आती है। इससे पहले जब ये जंग शुरू हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने होम ग्राउंड से भी काफ़ी हद तक प्रेशर्स जो हैं
उसका सामना करना पड़ा था। लेकिन पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट की कि मेरी अप्रूवल रेटिंग जो है वो 59% के ऊपर, 59% के ऊपर पहुंच चुकी हैं। पहली बात तो ये बताइएगा, क्या ये वाकई अप्रूवल रेटिंग्स यही हैं, या और आपके ख्याल में जो लोकल प्रेशर्स थे, जो अमरीकी अवाम जो इन्फ्लेशन की हीट महसूस कर रहे थे, क्या वो नहीं है वहाँ पर? देखिए, इस वक्त अभी आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया कि डॉलर की कीमत क्या, ऑयल की कीमत क्या है, तो इस वक्त $73 पर बैरल पे है, ठीक। जो कि ये जो नई नई जंग शुरू हुई है उससे पहले वो $70 पे थी। तो इसका मतलब ये कि मार्केट्स ने जो भी इन्फ्लेशन आनी थी शॉर्ट टर्म के लिए, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रही, उसको बिल्ड इन कर दिया है, और तेल की कीमत उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह से लोगों को खदशा था। दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात बार बार कह चुके हैं कि जैसे ही ईरान के साथ ये खत्म होगा, जैसे ही जब एमओयू भी साइन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि उसके फौरन बाद तेल की कीमत गिरेगी, और वो गिरी। तो एक तरह से शायद वो पब्लिक को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए हैं कि ये एक टेम्पररी राइज है। बट अगेन देखें, ईरान के लिए भी जैसे अनस ने कहा और अमेरिका के लिए भी इसकी कीमत बदल जाएगी अगर ये ज्यादा देर तक जारी रहा। तो दोनों साइड्स की कोशिश ये होगी कि वो दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा के मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ जाएं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग की बात है, तो अप्रूवल रेटिंग उनकी अभी भी कम है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में माशी मुश्किलात अभी भी जारी हैं, और तेल की कीमत जो बढ़ी थी उसके असरात अभी तक हमें इकॉनमी पर नजर आ रहे हैं। वो सारी चीजें तो अमेरिका में चल रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का भी ये ख्याल है कि ये जब ईरान के साथ मामला सेटल होगा तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में वो बहुत ज्यादा प्रेशर ईरान पे डालना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप नाए हुर्मुज़ में डिफैक्टो रियलिटीज चेंज हो, क्योंकि जब वो मुज़ाकरात की मेज पे बैठेंगे तो ये ईरान का सबसे बड़ा कार्ड है, जिसकी वजह से ये ईरान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। और अगर ईरान इस कार्ड को यूज करता है तो फिर अमेरिका के लिए अपनी बात मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनस, इस सारे मामले में मैं कुछ सालसी के किरदार के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस मरतबा कतर जो है वो भी जारी बात है उसको भी एक डेंट लगा, उसके जहाज़ के ऊपर भी जो है वो हमला किया गया। और अब सुनने में आया है कि कतर जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल है अपनी इस मीडिएशन की पोजीशन से। अब आपके पास क्या खबर है, क्या कतर अभी भी वही रोल अदा कर रहा है जो कम से कम उसने स्विट्जरलैंड तक अदा किया? देखिए, कतरी रोल जो ईरानी साइड जो है वो बहुत वाज़ेह कर चुके हैं डे वन से, और वो ये था कि क्योंकि इकोनॉमिक एसेट्स जो हैं वो कतर के पास काफ़ी ज़्यादा विथहोल्ड करता है जो ईरानी एसेट्स हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कतर का रोल जो है माना गया। लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा कि कतर की साइड से अपने रोल को एक ओवर आर्चिंग रोल में तब्दील करने की कोशिश की गई, जिसको ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, कतर एक एक नॉट सो न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे नहीं उभर सकता, क्योंकि वो खुद एक अग्रीव पार्टी है। आपको याद होगा कि जब 13 रोज से जंग हुई थी पिछले साल, तो उस वक्त कतर ने ही वो सीज फायर मीडिएट करवाया था, वो ब्रोकर करवाया था जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ था। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कतर की अपनी पोजीशन क्योंकि बैकफुट के ऊपर चली गई है, इसलिए द स्पॉटलाइट्स बैक ऑन पाकिस्तान। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो R4 कंट्रीज हैं, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र और साथ में सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और तुर्किया, ये 4 R4 कंट्रीज जो हैं, मेरे ख्याल से ये अब ज्यादा जैसे कहते हैं ना कंफर्टेबली ड्राइविंग पोजीशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी इस पूरे मामले के अंदर बड़ी कोल्डली इन्वॉल्व है, लेकिन टर्की और इजिप्ट भी जो है वो उसमें अब रोप इन हो रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरह कोई टेंजिबल गारंटीज के जरिए इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अनस मलिक आपका। आयशा तंजीम हमें अमेरिका से ज्वाइन कर दी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी ईरान अमेरिका के हवाले से। जो हालिया कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है, कोशिश की जा रही है सालसी के ज़रिए इन मामलों को जो है वो हल किया जाए। पाकिस्तान का किरदार जो है एक दफ़ा फिर बहुत अहम हो गया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे। पिछले हफ्ते से एक टॉपिक चल रहा है जो मरात के हवाले से है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर जो MPs मौजूद हैं उनकी जानिब से एक नया बिल लाया गया जिसमें मरात बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू हुई। उसके ऊपर भी अब यू टर्न लेने का एक इरादा सामने आ रहा है। शायद जो तनकीद की गई मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके बाद सुहेल आफरीदी की हुकूमत जो है वो मजबूर हो रही है कि इस बिल को अब वापस लिया जाए। इस पर तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मशहूर फ्रांसीसी फ़लसफ़ी वॉल्टेयर ने कहा था कि जब सियासत में मफादात का खेल शुरू होता है तो सबसे पहले असूलों की लाश गिरती है।
गुज़िश्ता एक हफ्ते से मीडिया और सोशल मीडिया पर मचने वाला तूफान इस बात का सबूत है कि जब इस मुल्क की सियासी अशराफिया के अपने मफादात की बात आए तो नजरियात, बयानिए और असूल रद्दी के टुकड़े से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद से इस मुल्क में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नाम पर एक ना खत्म होने वाली जंग छेड़ी गई। एक दूसरे को चोर, गद्दार और मैंडेट चोर कहने वाले सियासतदानों ने नफरत की वो ऊंची दीवारें खड़ी कर दी कि उनके हामी सोशल मीडिया पर सरेआम गालम गलोच पर उतर आए। लेकिन जैसे ही इस सियासी स्क्रिप्ट में शाहाना मराद का नया बाब खुला तो फॉर्म 45 के दावेदार हों या फॉर्म 47 के वारिस, सब के सब एक ही घाट पर पानी पीते दिखाई दिए। नजरियाती सियासत के ये तमाम नाम निहाद अलंबरदार अपने जाती फायदे, वीआईपी लाउंजेस, ताहयात सरकारी सिक्योरिटी और ब्लू पासपोर्ट के लिए एक ही सफ में खड़े हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हालिया मराठी बिल इसी अशराफिया के गठजोड़ की बदतरीन और शर्मनाक मिसाल है। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली दो शख्सियात, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान और केपी असेंबली में मुस्लिम लीग नून के ही रुकन जलाल खान ने शिरकत की। इस अहम मराठी बिल पर दोनों की राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस बिल को लेकर जिस दिन इख्तियार वली खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर तनकीद की तो इस बिल के हिमायती जलाल खान उनके साथ बैठे हुए थे। पहले सुनिए जरा इस बिल पर इख्तियार वली खान ने क्या कहा था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से एक बिल मंजूर हुआ है जिसमें अमेंडमेंट्स करके खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन को, वहाँ के वजीरों को, वहाँ के मुशीरों को, वजीर आला साहब को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। ऐसे इख्तियारात जो मेरे ख्याल में कभी शायद मुगल बादशाहों के पास भी नहीं थे, शायद जलालुद्दीन अकबर के पास भी नहीं थे। ताहयात ब्लू पासपोर्ट का मतलब ये है कि ये लोग अपने पासपोर्ट पर निकल जाएं और इसको सरेंडर कर दे, पॉलिटिकल असाइलम ले लें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इकबाल आफरीदी ने किया। वो जो हमें बताया गया था कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, क्या वो ये उसके कंटेंट्स थे? दूसरी जानिब जब मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असेंबली जलाल खान से इस बिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ना सिर्फ इस बिल के हक में बयान दिया बल्कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की जानिब से सूबे के अहम इशू पर अदम मुशावरत का गिला भी कर डाला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने मुशावरत की थी ये बिल को लाने से पहले? बिल्कुल, इसमें जो है हमारे पूरे अपोजिशन मेंबर्स को इंक्लूडिंग पोजीशन जो लीडर है उनको कंसेंसस के साथ उनके साथ मुशावरत के बाद जो है ये सब कुछ हुआ है। हमारे अपोजिशन के मेंबर जो है इस बिल को, इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जलाल साहब, इख्तियार साहब के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होती आपकी? इख्तियार साहब बैठे हैं, इनके सामने मैं कह रहा हूँ कि हमारे मेंबर्स को कोई पता नहीं चलता है, कोई वफाक से उनको जो है बयानिया नहीं भेजा जाता है, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, उधर पे बेनवा और अल्लाह के सहारे पे बैठे हैं। तो जब मुझे वफाक की, अपनी हुकूमत की, अपनी पार्टी की बयानिया का पता ही नहीं हो और मुझे जो कुछ ठीक लगे तो मैं वही करूंगा। नाज़रीन, टीवी कैमरों पर सामने आने वाला इस तज़ाद के बाद इख्तियार वली खान ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ साथ अपनी ही सफ़ों को लपेटते हुए लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नालायक, चोर और झूठी है, लेकिन वहाँ की अपोजिशन भी नालायक है, बल्कि बहुत नालायक है। नाज़रीन, सियासी मुनाफिकत का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान से इस बिल से मुतालिक इसी प्रोग्राम में सवाल किया गया था तो उन्होंने इंतहाई दो टोक अंदाज में साफ इनकार कर दिया था। ब्लू पासपोर्ट का हमने कोई ऐसी करारदाद पास नहीं की। ब्लू पासपोर्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। मैं इन तमाम तर चीजों को जिसका आपने जिक्र किया इसकी तरदीद भी करता हूं। जी ठीक। नाज़रीन, इस मराठी बिल को लेकर इस पर बढ़ती हुई तनकीद के पेश नज़र वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता हफ्ते ही इस बिल पर नजरसानी का बयान दे दिया था। इसी सिलसिले में मरात, जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात और मीडिया पर पाबंदियों से मुतल्लिक मुतनाज़ा शिकों पर गौर करने के लिए आज स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत पार्लिमानी लीडरों का इजलास भी हुआ जिसमें मरात से मुतल्लिक कानून में तरमीम की वापसी के बारे में फैसला न हो सका और मामला अब इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। सियासतदानों की मरात हासिल करने की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अहम बात यह है कि अभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से पास होने वाला इस बिल पर तनकीद थी भी या नहीं थी कि इसकी एक बदतरीन झलक गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी नजर आई, जहां मोअज़्ज़ज़ सेंटर्स ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे अहले खाना के लिए ब्लू पासपोर्ट लेने के लिए इकट्ठे नजर आए। तजाद का सबसे बड़ा शाहकार देखें कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इस मराठी बिल को लेकर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने जिस इकदाम को सियासी रिश्वत करार दिया था, वही सेनेट अपने लिए बिल्कुल वही बरात अब चाहती है। जरा सुनिए तलाल चौधरी साहब ने उस वक्त क्या कहा था।
ऐसी कोई कानून साजी जो सियासी रिश्वत के तौर पर की गई हो, वफाकी हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने की पाबंद नहीं और ना ही करेगी। ना ब्लू पासपोर्ट, ना इस तरह की मराआत जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड ना हो, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, अहम बात यह नहीं है कि तमाम सियासतदान अपनी मराद के नुक्ते पर इतनी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। अहम बात यह है कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने वाले ये अवामी नुमाइंदे अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए कभी एक पेज पर दिखाई क्यों नहीं देते। जो सियासतदान टीवी स्क्रीनों पर एक दूसरे पर शदीद तनकीद करते हैं, वो अवामी पैसे से प्रोटोकॉल लेने के लिए महज चंद घंटों में एक पेज पर कैसे आ जाते हैं। और अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान के बकौल मुल्क में 57,000 ब्लू पासपोर्ट बांटे गए हैं, आखिर ये 57,000 अफराद कौन हैं जो अवाम के टैक्स पर अपने लिए शाहाना सहूलियत हासिल कर रहे हैं। इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट को इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब, मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा रहमान साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादिर मंदोखेद साहब। सबसे पहले हुज़ैफा साहब आपके पास आना चाहेंगे। आप लोगों ने बड़ी शदीद किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वीडियो बयान भी जारी किया गया तलाल चौधरी साहब की जानिब से कि जनाब ये सियासी रिश्वत है और इसे हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आपके MPs खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस बिल को सपोर्ट भी करते हैं और अब सेनेट के अंदर भी जो है वो तमाम सेनेटर्स के लिए और उनके अहले खाना के लिए भी अब आप लोग पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। सर, ये तजाद नहीं है क्या? बिल्कुल खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल तजाद है। और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ पर मैं बड़ी खुलकर तनकीद करता रहा इस बिल के हवाले से कि चूँकि ये तब्दीली के अलमबरदार थे और ये लोग कहते थे कि शायद PMLN ये पीपल्स पार्टी इशराफिया है, इसलिए जब ये इस किस्म का बिल लेकर आए, जबकि वहाँ इनके 92-93 MPs मौजूद हैं, तो ज़्यादा तनकीद और मीडिया की जो तंजो तीर के निश्तर थे वो इनकी तरफ इसलिए बरसाए गए। तो गुजारिश ये है कि वो कोई भी हो, चाहे वो PMLN के MPs हों या पीपल्स पार्टी के हों, गलत गलत है। और अगर सेनेट में भी इसको लाया जा रहा है या कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ताहयात जो है हमारी फैमिलीज़ के लिए ब्लू पासपोर्ट या इवन के अगर कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके लिए कोई रेड पासपोर्ट, तो मेरे ख्याल से नामुनासिब है। जिस चीज़ का दिफा आप नहीं कर सकते। जब तलाल चौधरी साहब ने एक अदाद-ओ-शुमार बयान किए और बताया कि ब्लू पासपोर्ट की कितनी बड़ी तादाद है जो कि इशू हुई, पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में बहुत बड़ी तादाद थी, और अब अगर हमने उसको कंडेम किया KPK में और आप सब हमने मिलकर उस पर तनकीद की, अगर सेनेट में कोई भी जमात लेकर आ रही है तो मेरे ख्याल से ये काबिल दिफा मामला नहीं होगा। नहीं तो हुज़ैफा साहब, वो तो आपने कह दिया, ये तो चले आपकी एक प्रिंसिपल पोजीशन होगी ना, इस पे करना क्या ये तो बताइए। जाके वजीर आज़म को जगाइए कि जनाब ये देखिए ये क्या हो रहा है, अपनी पार्टी को रोकिए जनाब। मेरे ख्याल से, चूंकि आपसे मुझे पता चला है PMLN ने ना इसे इनिशिएट किया होगा सेनेट में और ना PMLN इसके हक में है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ मेजोरिटी है, चेयरमैन सेनेट उनके हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी भी जिम्मेदारी है और हम करेंगे जहाँ जहाँ बात करनी है, लेकिन ये चेयरमैन सेनेट को चाहिए कि जिस चीज़ पर KPK में तनकीद की गई है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया है, वो चीज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ना आए तो बेहतर होगा। अदरवाइज जो हमने एक बयानिया या जो असूल वज़ा किया था KPK के हवाले से, वो फिर सेनेट के अंदर सबोताज हो जाएगा और हमारे पास दिफा को कहने के लिए कुछ नहीं होगा। नईम हैदर पंचोता साहब, ये आपने हुज़ैफा साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, प्रिंसिपल स्टांस उन्होंने लिया है कि ये असूली तौर पे जो है वो ये गलत है और हमें नहीं करना चाहिए। आप शफीउल्लाह जान साहब पहले तो मेरे प्रोग्राम के अंदर इसको मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अब मेरे ख्याल में उन्हें भी शायद अब जाके पता लगा कि नहीं ये तो वाकई हो गया है, तो अब शायद इन चीज़ों को रोल बैक करने की तैयारी हो रही है। लेकिन आपके ख्याल में सेनेट के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप मुखालफत करेंगे उसके बाद जो कुछ आप खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी कर चुके हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। मैं और तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ उसकी भी उसने मुखालफत की है। इस बिल को मंजूर तो किया गया, लेकिन जब तमाम लोगों के नोटिस में आया, हम तमाम लोगों ने आवाज़ बुलंद की, आप लोगों ने की, हमारे सोशल मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों, बहनों ने, हर शख्स ने, हर पाकिस्तानी ने बुलंद की, तो आखिरकार फिर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसको अपना मौक़िफ़ देना पड़ा और उसको वापस लिया। हम तो इसको नहीं लाइक करें, ना हम इसे पसंद करते हैं, ना ऐसा होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ना सेनेट के अंदर इस तरह की मरात हों, ना MNAs को मिलें, बल्कि आम शहरियों की तरह वो ज़िंदगी गुजारें। अब आप देखें दूसरी तरफ पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, आज वही ब्लू पासपोर्ट साबका मेंबरान को देने की तरफ बढ़ रहे हैं, मंजूरी दी जा रही है और उस पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे तो नज़र नहीं आई।
तो ये कैसा जो है वो एक खुला तजाद आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, एक तरफ आप तनकीद कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद आप ले रहे हैं। वहां भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो नून लीग है और पीपल पार्टी है, दोनों ने मिल के इस बिल की सपोर्ट की है। उन्होंने आके बयानात आपके शो में भी दिए, इसके अलावा भी दिए। तो हमारा असूली मौकफ यही है कि जहां गुर्बत की लकीर से 50% अवाम आपकी नीचे हो, जहां महंगाई, बेरोजगारी, जहां अवाम आपकी रोजगार के लिए तरस रही है, जहां दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, जहां पाकिस्तान के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, हर किस्म का तबका पिस रहा है, जहां 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ऐसे माहौल के अंदर जेट तैयारों की जगह पर या ब्लू पासपोर्ट या मर्रात की जगह पर अवाम के रिलीफ के लिए सदेबाब होने चाहिए। जी, या आप दोनों ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें की। मुझे बड़ी हैरान कुन मतलब एक हैरत हुई है कि आप लोग इस पर प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं, लेकिन ये अपनी अपनी लीडरशिप को भी आप कहेंगे कि जनाब जाके मना कर मैं, लेकिन खान साहब इसमें थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस बता दूं, बताइए। क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हक और सच बात करें। मंसूर भाई, बात ये हुज़ैफा साहब जरा एक मिनट अपनी बात, एक मिनट सर, एक मिनट नईम साहब एक मिनट, नईम साहब एक मिनट, असेंबली ने ये बिल क्यों पास किया? नईम साहब एक मिनट, दूसरी तरफ आप देखें, नईम साहब एक मिनट, बात में नून लीग के किसी वर्कर ने नहीं कहा कि नईम साहब होल्ड ऑन, नईम साहब सुन भी लिया करें। मैं आपको अक्सर प्रोग्राम में रोकता हूं, आपको मेरी आवाज नहीं आती। एक मिनट ठहर जाए, अभी इस वक्त बात हुज़ैफा साहब कर रहे हैं, जरा एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए। जी हुज़ैफा साहब। खान साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हम सबकी जिम्मेदारी है हम हक और सच बात करें, और इसलिए मैंने अपनी पोजीशन से कतई नजर कि मेरी जमात का या सेनेट में क्या स्टांस है, हमारे सेनेटर्स का, मैंने हक और सच बात की। लेकिन हकाइक मस्क नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ अपने आप को तब्दीली की अलम बरदार कहती है, और बेसिकली जब आप लोगों के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, वो सबसे बड़ा धोखा होता है। आपने इस तब्दीली के नाम पे वोट लिया था, आपको केपीके में तीसरी हुकूमत इस तब्दीली के नाम पर दी गई है, तो आपके वजीर आला और आपकी जमात खुद को इस फैसले से डिस्टेंस नहीं कर सकती कि वो बिल जब इंप्लीमेंट हुए हुए भी 2 महीने हो गए, इतने खुफिया तरीके से आपने किया, और आज आप सिर्फ सेनेट में, जो कि अभी एक मुसव्वदा आया है, जो कि अभी कानून की शक्ल नहीं बना, तो दोनों को एक बराबर इससे ऐसी भी नहीं तोल सकते। पीएमएलएन पे तो आपका बयानिया यही था, यानी आपने वो धोखा दिया है उस अवाम को जिसको आपने ये कहा कि हम तो साइकिल पर स्कूल जाएंगे, आए आप हेलीकॉप्टर, सॉरी साइकिल पर दफ्तर आएंगे, आप आए हेलीकॉप्टर के ऊपर। आपने कहा कि जी हम जो है वो अशराफिया को रोकेंगे, लेकिन आपने जहांगीर तरीन और अलीम खान रखे। आपने कहा जी हम कंपिटेंट लोगों की टीम है, 4 वजीर खजाना आपने हटा दिए। तो मेरी जमात या हमारे सेनेट के अंदर दोस्त अगर किसी इस तरह के बिल की जब हिमायत करेंगे, तो आई हैव द करेज, मैं उसकी खुलकर आपके शो में बैठ के कहूंगा कि जस्टिफाइड बात नहीं है, मैं इसका दिफा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह के बंदे, आप हमारे उस बिल के प्रपोजल को अपने इतने बड़े ब्लंडर से तो नहीं मिला सकते, जहां आपके पास 91-92 एमपीएस है और आपके वजीर आला ने 2-2.5 महीने झूठ बोले रखा केपीके के 5 करोड़ आवाम से, जिसने उसे 3 दफा आप लोगों को हुकूमत दी है। कम से कम खुदा का वास्ता है गुफ्तगू में इतना तजाद, मेरे सामने लेनिन बन गए हैं, कार्ल मार्क्स बन गए हैं, लेविन ट्रॉट्स्की की तरह आप तब्दीली और गरीब की बात कर रहे हैं। आपकी टोटल गुफ्तगू में हमेशा तजाद होता है। वैसे हुज़ैफा साहब, आप तो मुझे इस तरह कह रहे हैं जैसे नून लीग के लोगों के पास ब्लू पासपोर्ट नहीं है। नहीं सर, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जिसकी इंटाइटलमेंट है, मेरे ख्याल से अगर किसी एमपीए के पास ब्लू पासपोर्ट है, आपको एतराज नहीं होगा। अगर उनकी स्पाउस के पास है, उसके तक भी एतराज नहीं होगा। तनकीद ये हो रही है कि अगर आप नहीं भी होंगे, या ताहयात जो दिया जा रहा है और वो अहले खाना को भी दिया जा रहा है, तनकीद उस पर है, क्योंकि एमपीए जो है कि उसने ऑफिशियल विजिट करना है, ब्लू पासपोर्ट उसकी एंटाइटलमेंट है, बीवी उसकी जिंदगी का हिस्सा होती है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी मुल्क जा रहे हो, आपका वीजा नहीं लगा, बीवी बेचारी अब कतार में खड़ी हुई है। लेकिन जो आपने तरीकेकार बनाया कि ताहयात दे दिया जाएगा, बच्चों को दे दिया जाएगा। अच्छा, वैसे एक मिनट हुज़ैफा साहब, एक मिनट हुज़ैफा साहब, एक मिनट, ये जो अभी आपने मुझे कहा कि जी वो बीवी बेचारी जो है वो जा रही है, ऑफिशियल विजिट पे वो जा रहा है, तो बीवी बेचारी जा रही है, बीवी को लाइन में खड़ा, सर बीवी किस चक्कर में जा रही है वैसे? अगर पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बात जरा पूरी होने दे, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, बीवी बच्चे किस चक्कर में जा रहे हैं वहां? हाँ, अगर मंसूर अली खान साहब वफाकी या सूबाई वजीर हैं और उनको ऑफिशियली किसी विजिट में बुलाया जाता है, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स टिकट अपनी जेब से बर्दाश्त कर लेते हैं, अपना भी। लेकिन अगर उनकी बीवी वहां पर वो होटल का क़याम अपनी जेब से अदा करते हैं, अगर टिकट भी बेगम का अपनी जेब से अदा कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से बेगम के जाने में कोई मुज़ाहिरा नहीं। तो जाए ना ग्रीन पासपोर्ट पे जाए ना सर, खर्चे पे जाए तो सर ग्रीन पासपोर्ट पे जाए ना, ब्लू पासपोर्ट के चक्कर में क्यों जा रही है? जब वो अपना होटल का खर्चा खुद बर्दाश्त कर रही है, टिकट का खर्चा खुद बर्दाश्त कर रही है, तो फिर पासपोर्ट भी आम इंसानों पाकिस्तानियों वाला रखे ना अपने पास। नहीं खान साहब, ऐसा नहीं है।
हमें जब आप भी एक न्यूट्रल तज्जिया निगाह रहे हैं, हमेशा आप जो मंसूर जो अली भी खान जमात साहब, मुझे भी जहाँ शौक से तनकीद बुलाया किया है, बैलेट चीख तनकीद चीख जरूर के करते बोल हैं। मैं रहे हैं, आखिरी अभी बात जरा मुझे भी तो बोलने दें। चले कादर साहब की सुन मैं रहे हैं आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ। 1 घंटे से बात करें, गुजारिश ये आखिरी है बात करें, कि चीख चीख के बोल रहे हैं, आपका मेरे जवाब तो पासपोर्ट सुन ले आप। एक टेक्निकल बात है, आपका पासपोर्ट इतना मजबूत पासपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पर आपको लेट से इनविटेशन आया 2 या 3 दिन के नोटिस पे आपने जाना है, आपके वीजे का जो प्रोसेस है वो 20-20 दिन का हो जाता है। तो बेगमात की हद तक अच्छा, मैं कादर साहब की सर मैं सपोर्टर नहीं हूं, मैं आ जाता हूं, मैं सर आता हूं, मौजूद है, फिर भी मैं सर आता हूं, मैं आता हूं, मैं 2-3 दिन के इस नोटिस पे भी मैं आता हूं। कादर मंदोखेल साहब, सेनेट के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सर वहां पे अक्सरियत है, आप लोगों के ऊपर सबसे भारी जिम्मेदारी आ रही है कि सेनेट में ये आप लोग करने जा रहे हैं। योर कॉमेंट सर। मंसूर अली खान साहब, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, हुज़ैफा साहब इस तरह चीख की, इस तरह रो के इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एक मासूम बना हुआ है, इनको नहीं पता इनके वजीर दाखिला तलाल चौधरी ने हिमायत की कल सेनेट में, उस सेनेट से बिल पास हुआ है ये कि ब्लू पासपोर्ट की कोई फीस भी नहीं होगी। ये जरा बताएंगे, ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो 57,000 लोग हैं, ये किस चक्कर में ब्लू पासपोर्ट ले रहे? और हैरत वाली बात है, जिसकी बच्चे शादी के बाद 4-4 बच्चे भी होते हैं 28 साल तक, वो भी ब्लू पासपोर्ट है। क्यों भाई? मैं तो कहता हूं एमएनए सेनेटर के क्यों 28 साल? ये ब्यूरोक्रेसी किस खेत की मूली है? जहां मुनू लीग जो है ना उसको सेनेटर भी बनाती है, उनको काबिना में भी लेती है और उनसे काम लेते हैं, तो ये क्यों करते हैं? खुदा को वास्ता हुज़ैफा साहब, जब आप आते हो आप भी उसी काबिना का हिस्सा हो। आपके तलाल चौधरी ने कल हिमायत की है सेनेट में। मैं आपको आईना दिखाता हूं सर, आप मुझे मौका दीजिएगा सर। दो भाई, आईना आपको मैं दिखा रहा हूं ना, पहले अपनी शक्ल मैं आपको ऐसा आईना दिखाऊंगा। आपके तलाल चौधरी ने कल हिमायत की है सेनेट में, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो। के बोल रहे हैं एक मामले खसूसी नहीं, मैं आपको इतना चीज रहे जैसा आप जवाब आदमी कोई नहीं है। अभी मुझे बोलने देना, आप अपनी जगह बारी पे बोले, आधे घंटे से आप लगे हुए बातें कर रहे हो। मंदोखेल साहब की बात सुने जी। जी कादिर भाई, आधे घंटे से बोल रहे हैं, प्लीज। देखिए, मैं एक चीज ये करूं, जिस तरह ये चीख के बोल रहे हैं कि भाई मैं मजम्मत करता हूं, मैं फलाना करता हूं, सबसे पहले तो भेज दे अपने वजीर के ऊपर जिसने कल सेनेट में हिमायत की है, तलाल चौधरी जो वजीर दाखिला है, उसकी बात नहीं करेंगे? मेंबरान तो यकीनन करेंगे। कल फीस माफ करने का बिल पास हुआ है, किसने किया है? सारे मिल के किया है, सबसे मिल के जो वजीर दाखिला जो इस चीज का बकायदा जो ना इख्तियारात रहा था उसने हिमायत की है। नहीं आपको नजर ना आ रही सारी चीजें? सर आप लोगों ने भी तो की है ना मंदोखेल साहब। मैं ये कहूंगा कादिर साहब, आपकी जमात ने भी तो की है ना। मैं कहता हूं सबने गलत की। यहां तो वजीर खुद खड़ा हुआ है, हिमायत कर रही है। देखो, मेंबरान तो करेंगे, हर पार्टी के मेंबरान है सेनेट में, लेकिन जब वजीर दाखिला खड़े होकर उनकी हिमायत करेंगे तो उससे ज्यादा क्या हो सकती है? अब दूसरी बात ये, चले सर, लानत का लफ्ज जरा सख्त है सर, ये ना इस्तेमाल करें। मैं जवाब तो सुन। नहीं सर, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये लानत वाला लफ्ज सख्त है, ये मत प्लीज इस्तेमाल कीजिए। चलो हज़फ कर दो जी, मैं हज़फ करता हूं, मैं अदालत थोड़ी कम उसको जो है ना आईना तो देखा हो, तंजीम साजी का बानी है, कम से कम उसको ये ज़ेब तो नहीं देता है कि वो सेनेट में इस बिल की हिमायत कर रहा है। दूसरी बात थी जो हमारे पंजोता साहब रियासती मदीना के दावेदार, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब जो ना वो अगर कोई इतला दे दे ना, वो जेल के अंदर खुदकशी कर लेगा कि ये मैंने बनाई थी पार्टी जिसने जाके तहयात और फीसें माफ और टूर, यानी आप खुद सोचो मंसूर खान साहब, एक एमपीए जो इस्लाम कराए पिशावर से इस्लामाबाद जाएगा, कितना टैक्स होगा टूल प्लाजे का? 200 होगा, 300 होगा। वो 10,000 का पेट्रोल डीजल जला सकते हैं तो 200-300 नहीं ले सकते। अच्छा, फिर वो पूरे पाकिस्तान में उसके फ्री, भाई क्यों? लाहौर का टैक्स भी, कराची के बेटे क्यों? कि हराम के पैसे, आवाम के खून के टैक्स के दिए हुए। फिर उसके अलावा 8 क्लाशनकोव, पिछली असेंबली में मुझे राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे, हर महीने को 2-2 क्लाशनकोव के लाइसेंस दिए, मैंने फीस भी भरी है, उसके बाद कैंसिल सबके। और यहाँ जो ना वो शहजादे 8-8 क्लाशनकोव क्यों? तुम लोगों ने रिकवरी करनी है, तो तुम लोगों ने टीटीपी से मुकाबला करना है। वो तो वैसे आप बता दे रहे हो पिछले 12-13 साल से, आप 200 गाड़ी में रख ले, अगर आप बता नहीं देंगे तो वो आपको घर से निकलने ही देगा। तो आपको क्या जरूरत है 8-8 क्लाशनकोव लेके? कि माफिया है क्या? कौन है ये लोग? सवाल ये कि ये सारी चीजें मैं इस वजह से आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ, आपके प्रोसेस से मैं मुतालबा कर दूं, ये जो 57,000 पासपोर्ट है, इंक्लूडिंग मेरे माई सेल्फ, ये सबको चेक कर दे कि ये कौन ब्यूरोक्रेसी है जो वजीर भी बना हुआ है, मुशीर भी बना हुआ है, सेनेटर भी बना हुआ है, और 28 साल के बच्चे
यानी शादी 18 साल की हो जाए तो 10 साल का उसका बेटा होगा, यानी पोता होगा, उसकी भी फ्री। सवाल ये कि ये सारी चीजें जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक और चीज आपके सामने रख दूं, बहसत साबिक है, मैंने हमें असेंबली से मिलता था 6 महीने के 25 बिजनेस क्लास टिकट, और उस 20-25 टिकट को मैं तकसीम करता था 40-50 पे, इकोनॉमी में जहाज की दुम में बैठता था, क्योंकि हर हफ्ते मुझे अपने हल्के में आना पड़ता था। ये इस्लामाबाद और पिंडी और इसके बराबर में जो वो है जिले, उनको टिकट किस चक्कर में मिल रही है? क्या उसने किसी ने पिंडी में जहाज में ना इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के अंदर बैठ के इस्लामाबाद में, इसके ऊपर किसी का ख्याल नहीं है। उस वक्त 12 लाख के थे, अब तो बढ़ गए, यानी 25 टिकट मिलते 6 महीने के। सवाल ये कि ये जो हम अमीन अमीर कहते हैं अपने आप को, कम से कम हमें ख्याल करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये भी कहूंगा कि ये 28 साल तो बिल्कुल नाजायज है। आप 18 साल के बच्चे को लाइसेंस देते हो, आप शनाख्ती कार्ड देते हो, वोटर का हक है, और 28 साल तक जो ना उसको आप डिपेंडेंट सर, वो बहुत ही कोई निकम्मा बच्चा होगा सर, वो कहा कि जेरे कफालत अगर हो, अगर वो 28 साल की उम्र तक भी अपने बाप की जेरे कफालत है, उसके तो पोते होंगे। जी जी, 18 साल की शादी कर ले तो 10 साल का पोता होगा उसका। पंचोदा साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग जनाब सारे बीच में शामिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है कोई। आपकी पार्टी ने कोई बाकायदा ऐलान किया या इसको नीचे नीचे रख के ही अप्रूव कर देना आराम से? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि हम इस पे नज़रसानी करेंगे, और आज भी मीटिंग हुई उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो इसको रिवर्स करेंगे। जो आवाम की मंगों के, या हम समझते हैं कि जो हमने एतराज़ात उठाए हैं इस शो के अंदर भी उठाए हैं, या उसके अलावा भी उठाए हैं, उन तमाम शिकों को वापस करेंगे। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, नदामत ज़रा फील हुई है, बजाय ये कि पिछले तैयारे पे नदामत फील की जाती, या जो कुछ आज तक किया जा रहा है उस पर नदामत फील की जाती। यहाँ कहा जाता है जी कि हमने लिया है, भाई मर्जी है हमारी, जो हम करना चाहते हैं हम करेंगे, आप क्या कर लेंगे हमारा, हम 100 भी पेट्रोल बढ़ा देंगे। रात की तारीखी में अभी पेट्रोल बढ़ा ना, उस वक्त कहते थे रात की तारीखी में तो डकैती होती है, तो आपने रात की तारीखी में पेट्रोल बढ़ा दिया, आज क्यों नहीं वो बयान आ रहा है। तीसरी बात ये रह गई कि देखें, इस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, ये दोनों जमातें वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुलव्वस थी, शामिल थी। हुज़ैफा साहब कह रहे हैं जी कि आपने खुफिया रखा, क्या आपकी जमात को पता नहीं था, क्या पीपल्स पार्टी को पता नहीं था? उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी मीटिंग की, आपके शो के अंदर बोला कि हमने बड़ी मेहनत की और उसके बाद जाकर पास हुआ। तो आप तो हर चीज के अंदर वहां शामिल थे, ठीक है, तो क्या आपने नदामत फील की? आपने नदामत की जगह के ऊपर वफाक में आके कहा कि जी साहब का इमरान को भी मिलना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? और इमरान खान की आप बात करें, वो तो जेल के अंदर, कादिर मंदोखेल साहब की मैं बात का जवाब दे रहा हूं, वो तो जेल के अंदर है, लेकिन उनके लोगों ने आके की तो हमने आके उसकी मुखालफत की। लेकिन आपका लीडर तो बाहर बैठा हुआ है, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो क्या करना चाहते हैं? क्या उन्होंने वहां उनको कोई पूछा? इसका मतलब यह है कि वो शामिल थे सारी चीजों के अंदर। तीसरी बात यह रही कि जहांगीर तरीन की बात इन्होंने की, और इन्होंने कहा जी कि उस वक्त इन्होंने साथ रखे, इमरान खान ने जहांगीर तरीन को फारग नहीं किया था। उसने कहा था कि इसका मामला आ गया शुगर के हवाले से, उसने कहा कि मैं इसको नहीं रखूंगा काबीना के अंदर। ये असूली मौकफ होता है। आप सारी लाइन दे के फैसल वाडा तक के लोगों को तो आपने वोट दिया, जिनके ऊपर सारे मामला थे। आज भी वो कहते हैं जी कि हम जिनके वोटर्स हैं हमें पता है, आपके खिलाफ बातें करते हैं। उसके अलावा आप अपनी काबीना का जरा अंदाजा लगाए ना। आप तो कहते थे कि हम 4 महीनों के अंदर मामला मुल्क के ठीक कर देंगे, वो 4 साल होने वाले हैं, कहाँ मामला ठीक हुए? अभी फलाना वजीर तब्दील कर दिया जाएगा, फलाने वजीर को तब्दील कर दिया। वजीरें तब्दील करने से मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम नहीं आता, वहां आता है पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। आप उस तरफ बढ़ते ही नहीं है। जो आप जेली मैंडेट के जरिए आपको फिक्र है कि आपने अवाम में जाना है, क्योंकि आप जिस तरीके से हैं आपको यही है कि हम फिर दोबारा हुज़ैफा साहब से सर आईना देखिए सामने कि सामने मामला क्या है। इमरान खान ने जो है अपने जाती उम्र को वो पीएम हाउस डिक्लेयर नहीं किया था। इमरान खान वहां अपने घर के अंदर रहता था, खर्चा खुद अदा करता था। हुज़ैफा साहब, ऐसा नहीं किया कि सरकारी सर मैं हुज़ैफा साहब से जरा सवाल करना चाहूंगा। हुज़ैफा साहब, सर मैं एक चीज का हिसाब दे नहीं साहब, हुज़ैफा साहब से हुज़ैफा साहब, सबसे पहले तो तलाल चौधरी साहब के बारे में जो मंदोखेल साहब ने एतराज़ात किए हैं, सबसे पहले आप उसका जवाब दीजिए। एक जगह उनको केपी के अंदर ब्लू पासपोर्ट बुरा लगता है, खुद सेनेट के अंदर जो है वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। देखें खान साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि कादिर मंदोखेल साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, इस तरह के अल्फाज तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं जो आगे हकायक बताने जा रहा हूँ वो इनकी अपनी जमात के हवाले से हैं। अच्छा जी। और कादिर मंदोखेल साहब सिर्फ इसलिए कि वो इस असम्बली में मौजूद नहीं है, उनकी जमात जो मर्जी करे असम्बली में, वो अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में 50,000 ब्लू एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तकरीबन 13,000 वो अगर
अल्लाह गरी के रहमत करे, किसी दौर में इशू हुए, वो रहमान मलिक वजीर दाखिला था, यूसुफ गिलानी साहब वजीर आजम थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है। और आज ये बात कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब ने अगर कोई एक्शन भी किया, पहले मैं उसका भी तफसील बता देता हूँ। आपने खामोशी से उस सेनेट का जो चेयरमैन है, जो आपकी जमात से है, उसको आपने साइड पर कर दिया। यानी अगर पंजाब में कोई ऐसा बिल आ रहा हो जिसपे मीडिया और अपोजिशन उंगली उठाए तो मलिक अहमद खान उसको रोक सकता है, तो उस पे आप कहते हैं कि नहीं जी तो हमारे शोर पर रोका। तो कम से कम कादिर मंदोखेल के शोर के ऊपर चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी इतनी जरूरत तो कर ले कि हमारा कादिर मंदोखेल इतना इनकलाबी बन चुका है जो अपनी जमात पर ही तनकीद कर रहा है, और कम से कम जमात के लोग कादिर मंदोखेल साहब की बात को अहमियत देते हुए उज़ैफा साहब तलाल चौधरी ने तो चुन ले, मुकम्मल करने दें। नहीं, उज़ैफा, हमारे एक तलाल मिनट, चौधरी मैं को तो जो आपने सलवातें सुनाई हैं जी उसको तो एक तरफ रख दें, अपने चेयरमैन सेनेट से करवा लें। दूसरी बात ये, तलाल चौधरी साहब ने जब केपीके के अंदर आखिरी बात केपीके के अंदर जब बिल आया तो ये तनकीद की कि आप ताहयात साबका एमपीएस और उनकी बेगमात और उनके बच्चों को दे रहे हैं, ये गलत है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर एक बिल आया है, आपको ये पता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पासपोर्ट नहीं, इवन के जो हाईएस्ट टैक्स पेयर लोग हैं जिन्हें ग्रेटेस्ट ग्रीन पासपोर्ट भी इशू किया जाता है, उसके ऊपर फीस मौजूद नहीं है। यानी हमारे पास कम मालूमात होती है, हम बैठकर किसी को भी मुंह में डाल देते हैं, तनकीद कर देते हैं। तलाल चौधरी ने ये नहीं कहा कि सेनेटर और सेनेटर की बीवी के साथ अगर जो साबका सेनेटर्स हैं उन्हें भी दिया जाए, और तहरीक इंसाफ इतना ड्यूल स्टैंडर्ड रखती है। आप एक प्रोग्राम इसके ऊपर कर लें, 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफा एमएनएस के लिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का अमेंडमेंट बिल मुतारिफ कराया, जिसके अंदर कहा गया उससे पहले एमएनएस को दिया जाता था, साबका एमएनएस को नहीं दिया जाता था। इन्होंने कहा कि साबका एमएनएस को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, वो तब उसका हिस्सा बना। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन बात यह कि जब मेरी जमात पे आपने तनकीद की, मैंने उसको बड़े दिल के साथ कहा कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जब इन्होंने उल्टा उसके ऊपर अपनी आंखें झुकाते कि आगाज तो हमने केपीके से किया, तब्दीली के लंबरदार तो हम थे, और उल्टा हमारे भाई उज़ैफा भाई सेनेट के उज़ैफा भाई तब जाकर मैंने ये तल खकाएगा। उज़ैफा साहब, मैं पूछ लेता हूं, कहूंगा मैं अपनी राय से इख्तलाफ करने वाले किसी शख्स को नहीं कहूंगा। अगर कोई शख्स समझता है ये मंदोखेल साहब का जवाब ले लें सर, वो ज्यादा सुना जाएगा तो उसकी गुफ्तगू उसे मुबारक। कादिर साहब जवाब देना चाह रहे हैं, आपकी जबान के नीचे पिना होती है। कादिर साहब जवाब, जी कादिर साहब गो हेड, आप दें जवाब। देखिए पहली बात तो ये है कि उज़ैफा साहब को थोड़ा सा स्टडी करके आना चाहिए। मैं साबिक के मैंने हूं, मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है, ये कानून पहले से बना हुआ है, ये मैंने दिखाइए तो सही जरा। तो ये जो बात आप कर रहे हो, अच्छा ये ब्लू पासपोर्ट कादिर साहब जरा दिखाइए ताकि लोग भी देखें, जिनको नसीब नहीं होता देखना, उनको पता लगे किस तरह का होता है ब्लू पासपोर्ट। मैं कहता हूँ ये पहले से कानून बना हुआ है। अच्छा जी, और पहले से वो है, ये कोई आज दोबारा नहीं कह रहे कि साबिक के मैंने को नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि तलाल चौधरी साहब वजीर दाखिला है, उन्होंने कल जो सेनेट में बिल पास हुआ है इस ब्लू पासपोर्ट की फीस माफ करने की, खुदा का वास्ता मैं अगर ब्लू पासपोर्ट रख सकता हूँ तो मैं 2-4 मंदोखेल साहब आपने ब्लू पासपोर्ट की फीस दी है, सुन लेना आपने फीस नहीं दी, आपको मिला हुआ है। आप इसकी अगर फीस दिखा दें, अगर आपने इसकी फीस अदा की है रसीद दिखा दें, जो जुर्माना आप मुझे कहेंगे मैं अदा करूंगा, स्क्रीन पे आपसे माफी मांगूंगा। आपने ब्लू पासपोर्ट की फीस दी है, आप पूरी कौम को सही बात बताएं, ब्लू पासपोर्ट तो फीस कभी होती नहीं है, वो ग्रेटेस्ट होता है। अगर आपने फीस अदा की है आप फीस दिखाएं, मैं स्क्रीन पे आपसे माफी मांगूंगा। यार चुप करो यार, मेरी बात सुनो। कल सेनेट में बिल पास हुआ है, उसमें ये कि ब्लू पासपोर्ट की जो फीस है वो माफ कर ले। मुझे नहीं पता बीच में आया कि नहीं है, ये नंबर एक बात। दूसरी बात ये, लेकिन कादिर साहब ये तो बता दीजिए, कादिर साहब नहीं सर सवाल, कादिर साहब सवाल का जवाब तो दे देना। आपने क्या ब्लू पासपोर्ट आपके पास है ना आपके पास सर? अभी आपने दिखाया आपके पास जी बिल्कुल है। आपने इसकी फीस पे की थी? मैं खुदा की कसम कह रहा हूं, मुझे याद नहीं है। याद नहीं 2021 में जब मैंने ये नहीं कादिर मंदोखेल ने नहीं की, कोई भी नहीं करता, ग्रेटेस्ट होता है ये। वो यार चर्चा नहीं करो यार, मेरी बात सुन, किसी और की बात में आना करो यार। अच्छा चलें बोले आप। बात ये होता है ना, मेरे पासपोर्ट अभी एक्सपायर हो चुका है पिछले महीने का। अच्छा जी, मैं अब जाऊंगा तो पता चले कि उसकी फीस है। मुझे खुदा कसम याद नहीं कि फीस है कि नहीं। ये एक्सपायर भी हो चुकी है पिछले महीने, नंबर एक बात। अच्छा, दूसरी बात, मैं इस चीज की मुखालफत कर रहा हूं। मेरे गोद के बच्चे का, छोटे बच्चे का मेरा ब्लू पासपोर्ट 21 साल उम्र है, उसको बना हुआ है। मैं कहता हूं खत्म करो, 18 साल तक अगर होता है तो ठीक है, वरना इसकी भी जरूरत नहीं तो आप खुद खत्म कर दें कादिर साहब। नंबर 2 आप खुद खत्म कर देना, आप खुद खत्म कर दें, जाके सरेंडर कर दें। खत्म एक्सपायर है, मैं बेटे की बात कर रहा हूं ना सर, जाए जाके आप जाके ग्रीन पासपोर्ट लें जाके।
ओ भाई मेरी बात सुनो, मेरे बेटे का भी एक्सपायर है ना, मैं बता रहा हूं आपको। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के दौर में 57 या 50,000 हुए। मैं तो मंसूर अली खान की शौक के में मुतालबा करता हूं कि 57,000 लोगों के नाम पब्लिक करे, पता चले लोगों का कौन जो ना इतना शोरफा है जिनके, मैं तो खुल के बता रहा हूं मुझे मिला है। वो शोरफा कौन है? जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो आपकी काबीना के वजीर है, पिछले वो आपके वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ साहब के। मैं ये कहूंगा, और फिर 1300 पासपोर्ट जो मिले हैं वो है आपके एम्बेसडर के या सफारत के, वो कौन है? वो भी कर ले कि कौन एरा गैरा है जो है कि अगर सफीर है तो ठीक है, मगर 1300 लोग कौन है? तो मैं आपकी तौसीफ से, आपकी हुकूमत है, हमने जो बनाया या जिसने भी बनाया मुझे नहीं पता, आप पब्लिक करें, पता चल जाए आवाम को कि ये लोग हैं जिनके पास ब्लू पासपोर्ट है। सवाल ये कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जैसे मैं, हुज़ैफा साहब ने तो कभी जिंदगी में कौंसल का इलेक्शन भी नहीं लड़ा है, ठीक है ना? तो जो अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम के साथ होते हैं, उनको ये पासपोर्ट मैं कहता हूँ ठीक है, अगर बना है तो ब्यूरोक्रेसी को किस चक्कर में मिला है? उनकी बेटों को 28 साल के किस चक्कर में रहे? वो तो वैसे खरबों रुपए कमाते हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, नईम हैदर पंचोता साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आप फैसला कीजिए, मैं कुछ नहीं कहता, फैसला आप कीजिए कौन कसूरवार है। मैंने तो प्रोग्राम के आगाज़ में, इस सेगमेंट के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था, जब इस तरह की बातें आती हैं सब मिल जाते हैं। और देख लीजिए, कानून साजी हो रही है। आपके और मेरे लिए कोई कानून साजी चाहे होना हो, ब्लू पासपोर्ट के लिए ये कानून साजी बड़े आराम से होगी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।